भारत सरकार ने पाकिस्तानी विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध की अवधि 23 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दी है। यह प्रतिबंध नोटिस टू एयरमैन यानी नोटाम के जरिए लागू किया गया है, जिसमें पाकिस्तान पंजीकृत विमान, पाकिस्तानी एयरलाइंस द्वारा स्वामित्व या संचालित विमान और सैन्य विमानों पर भी रोक शामिल है। यह निर्णय 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाए गए कई कड़े कदमों का हिस्सा है, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। गोरखपुर में आयोजित नगर निगम के एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया कि स्थानीय बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने रामगढ़ ताल क्षेत्र में नाले के ऊपर अपना घर बना लिया है। सीएम योगी के बयान के मुताबिक जल निकासी के रास्ते यानी नालों पर कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई जनप्रतिनिधि। उन्होंने मजाकिया और सख्त अंदाज में कहा कि रामगढ़ ताल के पास रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बना लिया है, लेकिन अब मशीन और तकनीक सब कुछ पकड़ लेती है, चाहे कोई भी हो। योगी ने चेतावनी दी कि यदि जल जमाव या किसी तरह की समस्या हुई तो कार्रवाई तय है और अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। सीएम ने इसी संदर्भ में गोरखपुर नगर निगम की तकनीकी उपलब्धियों का भी उल्लेख किया है, जिसमें सेंसर तकनीक, अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर और मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम शामिल हैं, जिससे अब हर अवैध निर्माण जल्दी ट्रेस किया जा सकता है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री के बयान को हल्के फुल्के अंदाज में लिया, लेकिन उसमें बड़ा प्रशासनिक संदेश भी छिपा था। अभी तक सांसद रवि किशन की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि सीएम योगी के ऐसे कई हल्के फुल्के बयान पूर्व में भी सामने आ चुके हैं, जिनका जवाब रवि किशन ने हास्यपूर्ण अंदाज में ही दिया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसका कारण भारी बारिश है। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। लोहे के पुल के पास पानी का स्तर खतरनाक है। लोगों को सतर्क किया गया है और स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी की घोषणा भी हुई है। राहत बचाव दल तैनात किए गए हैं और ट्रैफिक रूट भी बदले गए हैं। बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना हो गई है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर के निचले इलाकों में जलभराव भी हुआ है। शिरडी स्थित विश्व प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह जानकारी ईमेल के माध्यम से पुलिस प्रशासन को मिली, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सबसे पहले पुलिस को साईं मंदिर को उड़ाने की धमकी का भरा ईमेल मिला। ईमेल मिलते ही शिरडी पुलिस, एटीएस और बम स्क्वाड सतर्क हो गए। मंदिर परिसर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और बढ़ा दी गई। संदिग्ध वस्तुओं की तलाश के लिए मंदिर के कोनों में गहन तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। भक्तों की सुरक्षा के लिए मंदिर में प्रवेश व निकास पर सख्त चेकिंग शुरू कर दी गई है। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर हैं। इससे पहले भी शिरडी मंदिर को कई बार ऐसे ईमेल्स और फोन कॉल्स द्वारा धमकी मिल चुकी है। सामान्य श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित की गई है और भीड़-भाड़ पर नजर रखी जा रही है। पुलिस कड़ी निगरानी कर रही है और घटना की गहन जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखने की अपील की है। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर व्यापक सहमति बन गई है। इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते के तहत 99% भारतीय वस्तुओं पर ब्रिटेन में टैक्स हटाने की घोषणा की गई है। यह समझौता दोनों देशों के लिए आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर भारत की टेक्सटाइल, IT और फार्मा कंपनियों को इससे बड़ा फायदा होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे व्यापारिक संबंध नई ऊंचाइयों पर जाएंगे। दोनों देशों के व्यापार, निवेश और वस्तुओं के मुक्त आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। भारत के छोटे और मझोले उद्यमों MSMEs को ब्रिटेन के बाजार में अधिक तरजीह मिलेगी। कृषि और सेवा क्षेत्र में भी सहूलियतें मिलने की संभावना है। लंबे समय से चल रही वार्ताएं आखिरकार सफलता के साथ समाप्त हुई हैं। इस ऐतिहासिक करार के कारण भारत ब्रिटेन के आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक संबंध और गहरे होने की उम्मीद है। वैश्विक मंच पर भारत की विश्वसनीयता और साख भी बढ़ेगी। आने वाले वर्षों में व्यापार में हजारों करोड़ रुपए की वृद्धि के अनुमान है। भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2025 दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय लिख रहा है, जिससे व्यापार, रोजगार और तकनीकी विकास के अलावा वैश्विक व्यापार नीति में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। यह भारतीय निर्यातकों, निवेशकों और आम जनता के लिए बहुत सारे नए अवसर लेकर आएगा।
रूस के सुदूर पूर्वी अमूर क्षेत्र में लापता हुए एक यात्री विमान का मलबा मिल गया है। इस विमान में कुल 50 लोग, 43 यात्री जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे और 6 क्रू सदस्य सवार थे। यह विमान एंटोनोव AN-24 स्थानीय एयरलाइन अंगारा द्वारा संचालित किया जा रहा था। विमान ने खाबरोवस्क से ब्लागोवेश्चेंस्क होते हुए टिंध्या तक का सफर तय करना था, मगर लैंडिंग से कुछ ही किलोमीटर पहले राडार से संपर्क टूट गया। विमान का जलता हुआ मलबा अमूर क्षेत्र के टिंडिया कस्बे से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ की ढलान पर पाया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा है। हादसे की वजह लैंडिंग के दौरान खराब विजिबिलिटी में पायलट की त्रुटि को बताया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद होगी। स्थानीय गवर्नर वासिली ऑर्लोव ने बताया कि उड़ान भरते समय विमान पूरी तरह सामान्य था, न कोई तकनीकी गड़बड़ी न ही कोई SOS सिग्नल जारी हुआ। मलबा मिलने के बाद बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और घटना की जांच जारी है। सिंगापुर के सुमो सैलड रेस्टोरेंट की मालिक जेन ली ने अपनी पोस्ट में भारतीय महिला वर्कर श्रन किरणजीत कौर पर आरोप लगाया था कि वह वर्कप्लेस पर चोट की साजिश कर रही हैं ताकि क्लेम प्राप्त कर सकें। जेन ली का आरोप था कि भारतीय वर्कर ने घटना की पूरी योजना पहले से बनाई और उसके पीछे पति और वकीलों की भी भूमिका हो सकती है। आंकड़ों के हिसाब से जेन ली ने दावा किया कि CCTV फुटेज में वर्कर सामान्य रूप से चलती नजर आई, जबकि डॉक्टर के सामने वह लंगड़ाकर चल रही थी। इसी के अगले दिन जेन ली की मौत हो गई। शुरुआती रिपोर्ट में इसे अननेचुरल डेथ यानी अप्राकृतिक मौत बताया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। दोस्त और मीडिया सूत्रों के मुताबिक जेन ली मानसिक दबाव में थी, संभवतः वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो गई। जेन ने अंतिम पोस्ट में प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी और लिखा था, मैं अकेली नहीं, आगे और लोग भी शिकार हो सकते हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में जिक्र किया कि उनकी कंपनी में इंश्योरेंस कवर की कमी के चलते वह ऐसी योजनाओं का आसान निशाना बनी। मंत्रालय ने कहा है कि वे इस केस की जांच वर्कर की इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर करेंगे और क्लेम सही न निकला तो कार्रवाई की जाएगी। जेन ली ने अपने भावुक संदेश में अपने परिवार और टीम को माफी और धन्यवाद दिया था। लेबर डिपार्टमेंट ने कहा है कि वर्कप्लेस कंपनसेशन स्कीम का गलत इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने मानसिक स्वास्थ्य, व्यावसायिक सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों पर नई बहस को जन्म दिया है। जेन ली की मौत के साथ सवाल उठे हैं, व्यापारियों को ऐसे धोखाधड़ी मामलों से कैसे बचाया जाए और न्यायिक व्यवस्था में ऐसी घटनाओं की रोकथाम कैसे हो। 5 वर्षों के तनावपूर्ण संबंधों के बाद भारत और चीन के रिश्तों में गर्माहट लौटने के अहम संकेत देखने को मिले हैं। 24 जुलाई 2025 से भारत ने चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से जारी करना शुरू किया है। यह फैसला गलवान घाटी संघर्ष 2020 के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। चीन की सरकार ने इस पहल को सकारात्मक करार दिया है और इसे दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मजबूत करने वाला बताया है। 24 वर्षीय अंशुल कंबोज, जो कि हरियाणा के तेज गेंदबाज हैं, उनको इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टेस्ट टीम की प्लेइंग 11 में पहली बार जगह मिली है। अंशुल कंबोज ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। 2024 से 2025 रणजी ट्रॉफी सीजन में 34 विकेट लिए और नवंबर 2024 में एक पारी में 10 विकेट लेने का दुर्लभ कारनामा किया। उन्हें टीम में शामिल करने का फैसला मुख्यतः भारतीय तेज गेंदबाजों की चोटों के चलते लिया गया। उन्होंने भारत ए के लिए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया था। IPL 2025 में अंशुल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेले और 8 मैचों में 8 विकेट लिए। हाल ही में भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज आकाशदीप और अर्शदीप सिंह चोटिल होकर बाहर हुए, जिसके बाद अंशुल को मैनचेस्टर टेस्ट के लिए डेब्यू कैप दी गई। उनकी निरंतरता, लाइन व लेंथ पर नियंत्रण, स्विंग कराने की क्षमता और निचले क्रम में बल्लेबाजी करने की योग्यता को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें मौका दिया। अंशुल अब भारत के 318वें टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। उनके कोच व परिवार की प्रतिक्रिया इस प्रकार है। उनके कोच और पिता ने सफल चयन को मेहनत, अनुशासन और धैर्य का नतीजा बताया। कोच ने कहा कि वे शुरुआत में टीम में नहीं चुने गए थे, लेकिन कड़ी मेहनत से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। अंशुल AK-47 के नाम से भी जाने जाते हैं। उनकी बॉलिंग में विविधता और स्विंग समेत बल्लेबाजी में उपयोगिता मानी जाती है। अंशुल कंबोज का चयन भारतीय टीम में घरेलू क्रिकेट के प्रभावशाली प्रदर्शन, मजबूत फिटनेस और लगातार मेहनत का परिणाम है। उनकी एंट्री भारत के लिए नई ऊर्जा और संभावनाओं का संकेत है। ऋषभ पंत को 24 जुलाई 2025 को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन बल्लेबाजी करते समय दाहिने पैर में गंभीर चोट लगी है। चोट तब लगी जब पंत ने क्रिस वोक्स की एक तेज यॉर्कर पर रिवर्स स्वीप का प्रयास किया।
लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे उनके दाईं पैर के ऊपर लग गई, जहां कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था। इसके बाद पंत तुरंत दर्द में गिर पड़े और उनके पैर से खून भी निकला। चोट की गंभीरता इतनी थी कि वे खड़े भी नहीं हो पाए और उन्हें मैदान पर ही फर्स्ट एड मिला। सूजन काफी गंभीर थी। पंत को तुरंत एक बड़े अस्पताल में स्कैन के लिए ले जाया गया और वह बीसीसीआई मेडिकल टीम की देखरेख में हैं। इंग्लैंड के स्पिनर लियाम डॉसन ने जानकारी दी कि ऐसा लगता है कि पंत इस टेस्ट मैच में आगे नहीं खेल पाएंगे। इससे पहले लॉर्ड्स टेस्ट में भी पंत विकेट कीपिंग के दौरान चोटिल हो चुके थे, लेकिन यह घटना कहीं ज्यादा गंभीर है। बीसीसीआई ने कंफर्म किया है कि पंत की चोट पर मेडिकल टीम लगातार निगरानी कर रही है, लेकिन कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है कि वह कब तक मैच या सीरीज से बाहर रहेंगे। संजय बांगर, जो कि पूर्व टीम इंडिया बैटिंग कोच हैं, उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि पैर की छोटी उंगली में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो, लेकिन स्कैन रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। साई सुदर्शन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चोट काफी गंभीर लग रही है और स्कैन के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। क्रिकेट विशेषज्ञ और पूर्व इंग्लैंड कप्तान माइकल ऑर्थटन ने कहा है कि चोट अगर गंभीर है तो पंत की पूरी सीरीज छूट सकती है। फैंस और टीम इंडिया को पूरी रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि पंत की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए बहुत अहम है।